सुप्रभात दोस्तों। आज की कक्षा में हम व्याकरण को पढ़ते हैं। किसी भी भाषा के अध्ययन के लिए हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों ही रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण हमें भाषा के मानक रूप एवं नियमों की जानकारी देता है और इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीख जाते हैं और यह हमें उस भाषा की सही जानकारी देता है। तो हिंदी भाषा के भी कुछ व्याकरण के कुछ नियम हैं। उस नियम को जानने के लिए हमें उस सबसे पहले भाषा की व्याकरण की परिभाषा को जान लेना आवश्यक है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। अर्थात जब हम किसी के नियम को जानेंगे, चाहे वो जो भी हो, व्याकरण हो, संधि हो, कुछ भी हो, जब उसके नियम को जानेंगे तभी हम उसकी शुद्ध रूप का पहचान कर सकेंगे। तो व्याकरण के ज्ञान से हमें भाषा के नियमों का शुद्ध ज्ञान होता है। अब व्याकरण हमें शुद्ध रूप का ज्ञान तभी कराएगा जब हम उसके हर अंग को समझ लेंगे। तो हमें यह जान लेना आवश्यक है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, क्योंकि हर अंग का अलग अलग विश्लेषण करने से ही हमें उसके हर भाग का पता चलता है। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, जिसमें से पहला है वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। और उसके बाद फिर तीसरा है वाक्य विचार। अब ये 3 अंग का हम कैसे करेंगे, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, अलग अलग करके, और वर्णों के योग से ही एक शब्द का निर्माण होता है। और जब कई शब्द मिल जाते हैं तो वाक्य बनता है और वाक्य के बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद से विचार, बहुत बड़े बड़े कहानियाँ इत्यादि हो जाते हैं और विस्तृत रूप जो होता है वह साहित्य हो जाता है और उसी का अध्ययन कर लेना। हर वर्ण, शब्द और वाक्य का अलग अलग अध्ययन ही क्या होता है, वो व्याकरण कहलाता है, जिससे हमें उसके शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो चलिए एक एक अंग को हम देखते हैं। वर्ण विचार में हम वर्णों के बनावट, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण स्थान, प्रयोग तथा संधि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद फिर दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रचना, उसके भेद, शब्द संपदा, शब्द रूपांतर इत्यादि तथा उनके प्रयोग व्यवहार का वर्णन किया जाता है।
तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य और उसके अंग, पदबंध, वाक्य की बनावट, वाक्य के भेद तथा वाक्य विश्लेषण, पद परिचय, शुद्ध विराम चिन्ह इत्यादि का ज्ञान हमें मिलता है। तो अगर हम व्याकरण के अंतर्गत वर्ण, शब्द और वाक्य इन तीनों के बारे में एक एक करके अध्ययन कर लें तो हमें उस भाषा का संपूर्ण शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके सारे नियमों का ज्ञान हो जाए। वर्ण, शब्द और वाक्य एक विचार को जन्म देते हैं, विचार साहित्य को जन्म देता है। तो प्रत्येक भाषा का अपना कोई ना कोई साहित्य अवश्य होता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज के लोकहित में रची जाने वाली रचना साहित्य कहलाती है। साहित्य ज्ञान का संचित कोश होता है और यह युगों तक एकत्रित ज्ञान का भंडार होता है। तो साहित्य पीढ़ियों से संचित होता है, कई पीढ़ी तक इसको हम संचित करके रख सकते हैं। तो साहित्य जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक पहला होता है एक गद्य साहित्य और नंबर 2 होता है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य तो चलिए देखते हैं गद्य किसे कहते हैं और पद्य किसे कहते हैं। गद्य साहित्य सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करना ही गद्य कहलाता है। मतलब जब हम सामान्य बोलचाल की भाषा में, अपनी जीवन शैली की भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है या गद्य कहलाता है। गद्य के अंतर्गत आते हैं निबंध, अनुच्छेद, कहानी, पत्र, संस्मरण, उपन्यास, नाटक, और एकांकी। ये गद्य साहित्य है। गद्य साहित्य के अंतर्गत निबंध, अनुच्छेद, कहानी, पत्र, संस्मरण, उपन्यास, नाटक, एकांकी इन सब का हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि यह जो होता है सामान्य बोलचाल की भाषा में एक लेखक अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो साहित्य में गद्य है ये। और कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं जिन्होंने गद्य में रचना करके हिंदी साहित्य में अपने नाम को अमर बना दिया, जैसे प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर इत्यादि। साहित्य का दूसरा भाग होता है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य वो होता है जब कोई साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे पद्य कहते हैं, काव्य कहते हैं।
और उसके अंतर्गत छंद, चौपाई, दोहा, पद, गीत, कविता इत्यादि आते हैं। क्या क्या आते हैं? छंद, चौपाई, दोहा, पद, गीत, कविता, ये सभी जो हैं वो आते हैं पद्य साहित्य के अंतर्गत। पद्य साहित्य में कुछ प्रमुख कवि हैं, जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये पद्य साहित्यकार हैं, काव्य साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपने काव्यों के द्वारा हिंदी साहित्य में अपने आप को अमर बना लिया। आज तक का वीडियो इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।